हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे सल्तनत काल या दिल्ली सल्तनत के पहले वंश गुलाम वंश के बारे में। ठीक है। अब देखो, गुलाम वंश को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम सल्तनत काल को देख लेते हैं कि उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से वंश आते हैं। ठीक है। सल्तनत काल की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत 1206 ईस्वी में हुई और 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच का जो समय रहा वो सल्तनत काल के नाम रहा। ठीक है। अब देखो, सल्तनत काल में जो पहला वंश आता है वो आता है गुलाम वंश और इसका जो शासन काल रहा वो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के बीच। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की शुरुआत हुई और खिलजी वंश का शासनकाल 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा। ठीक है। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश और तुगलक वंश का जो शासनकाल रहा वो रहा लगभग 1320 से 1414 ईस्वी तक। ठीक है। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है और सैयद वंश का जो समय रहा वो रहा 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। और फिर आता है लास्ट लोधी वंश और लोधी वंश का जो शासन रहा वो 1451 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सल्तनत काल का जो समय रहा 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, लगभग 320 वर्षों तक सल्तनत काल के शासकों ने शासन किया। सल्तनत काल के क्रम में आज का हमारा मुख्य टॉपिक है गुलाम वंश। ठीक है। देखो, गुलाम वंश के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा इतिहास में पीछे चले जाते हैं कि आखिरकार गुलाम वंश की स्थापना हुई कैसे। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं जब भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुआ था। ठीक है। अब देखो, मध्यकालीन भारत के प्रारंभ में क्या हुआ, भारत पर मुस्लिम आक्रमण शुरू हो गया। ठीक है। भारत के सिंध प्रांत पर क्या हुआ, सबसे पहले मुस्लिमों का आक्रमण हुआ। मुस्लिम आक्रमणों में मुख्य रूप से जिन 3 शासकों का नाम आता है उसमें पहला आता है मोहम्मद बिन कासिम का, उसके बाद महमूद गजनवी का और उसके बाद मोहम्मद गौरी का। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर सफलतापूर्वक आक्रमण किया था। पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने ही किया था। ठीक है। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने भी भारत पर कई बार आक्रमण किया। ठीक है। भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में हम इससे पिछली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब देखो, बात आती है मेन मुद्दे की। ठीक है। गुलाम वंश के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा मोहम्मद गौरी के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि गुलाम वंश की उत्पत्ति कैसे हुई। अब देखो, मोहम्मद गौरी के बारे में हम थोड़ा सा सरल शब्दों में समझते हैं। 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। ठीक है। गौर पड़ता है आपका गजनी व हेरात के मध्य एक छोटा सा पहाड़ी प्रदेश था। मोहम्मद गौरी ने 1175 में क्या किया, भारत पर प्रथम आक्रमण किया और कहाँ किया, मुल्तान पे किया। ठीक है। उस टाइम मुल्तान भी भारत का हिस्सा था। फिर 1178 में मोहम्मद गौरी ने क्या किया, गुजरात पर दूसरा आक्रमण किया। ठीक है। इसमें उसका मुकाबला किससे हुआ, गुजरात के शासक भीम द्वितीय से हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। ठीक है। इसके बाद 1191 ईस्वी में गौरी ने फिर से भारत पर आक्रमण किया। ठीक है। जिसको तराइन का प्रथम युद्ध भी कहते हैं और तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। और इस युद्ध में भी जो मोहम्मद गौरी था उसको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 1 साल बाद फिर मोहम्मद गौरी 1192 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने गया और इसको किस नाम से जाना जाता है, तराइन का दूसरा युद्ध। ठीक है। इस युद्ध में क्या हुआ, मोहम्मद गौरी ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ठीक है। जब तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया तो राजस्थान और दिल्ली पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया। ठीक है। अब देखो, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। ठीक है। चंदावर का युद्ध किस किसके मध्य हुआ, गौरी और जयचंद के बीच। ठीक है। और इसमें जयचंद को भी मोहम्मद गौरी ने हरा दिया। ठीक है। तो इस प्रकार से कन्नौज पे भी मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया। अब होता क्या है, भारत में मोहम्मद गौरी बहुत सारे प्रदेशों को जीत लेता है। ठीक है। लेकिन मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था। ठीक है। इस बात को समझें आप, भारत में तो मोहम्मद गौरी बहुत सारे प्रदेशों को जीत लेता है लेकिन मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था। तो इस वजह से वो भारत में जो जीते हुए प्रदेश थे उनको क्या कर देता है, अपने दास या गुलाम कहें या सेनापति कहें, कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देता है। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक उसका सेनापति भी था या यूं कहें उसका गुलाम या दास था। ठीक है। फिर क्या होता है, 15 मार्च 1206 ईस्वी को गौरी की हत्या होती है। गौरी की हत्या कैसे होती है इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम इससे पिछली वाली वीडियो में ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो मोहम्मद गौरी के बाद मोहम्मद गौरी का जो सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक,
उसने क्या किया, सल्तनत काल में पहले वंश गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम गुलाम वंश के बारे में। सल्तनत काल या दिल्ली सल्तनत काल में जो पहला वंश आता है वो आता है गुलाम वंश। ठीक है, और गुलाम वंश की स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कब की, 1206 ईस्वी में। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल रहा वो 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक रहा। ठीक है, अब देखो इस बात को तो आप समझ गए होंगे कि इसको गुलाम वंश क्यों कहा गया है, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, तो इस वजह से इसको गुलाम वंश कहा गया। एक और बात है, गुलाम वंश के जितने भी मुख्य शासक हैं वो कहीं ना कहीं मुख्य रूप से गुलाम या तो दास थे। ठीक है, जैसे इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसी प्रकार जो बलवन था वो इल्तुतमिश का गुलाम था, तो इस वजह से भी इसको गुलाम वंश कहा गया है। ठीक है, 24 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसकी राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको किस नाम से जाना जाता था, लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किए गए निर्माण कार्य। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से आता है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, जो कहाँ है, अजमेर राजस्थान में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किया। ठीक है, कहाँ, अजमेर में। दूसरा आता है कुवत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, तीसरा कुतुब मीनार की नींव डाली। देखो कई बार बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो कुतुब मीनार की नींव डाली कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है, अब देखो कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पे रखा गया, प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया है। ठीक है, इसने खुद अपने नाम पे नहीं रखा था। कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पे रखा था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया था। आगे बात करते हैं, कुतुबुद्दीन का सेनापति कौन था, बख्तियार खिलजी था। ठीक है, और इसने क्या किया, जो बख्तियार खिलजी था इसने क्या किया, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, ये पड़ता है आपका बिहार में। ठीक है, और प्राचीन समय में बौद्ध शिक्षण का केंद्र हुआ करता था। 1210 ईस्वी में क्या हुआ, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा, आराम शाह। गुलाम वंश का दूसरा शासक हुआ आराम शाह। ठीक है, इसका शासनकाल 1210 से 1211 ईस्वी तक अल्प समय के लिए रहा। जैसा मैंने पहले भी कहा, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ, आराम शाह हुआ। ठीक है, यह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। क्या हुआ, अयोग्य शासक सिद्ध हुआ, और इसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। ठीक है, अब देखो 1211 ईस्वी में क्या होता है, इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या कर देते हैं और स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। आगे बात करते हैं हम, अब बात आती है इल्तुतमिश की। ठीक है, अब देखो इसमें सिर्फ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट ही ले रहे हैं, गुलाम वंश के बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट आता है इसमें, 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कौन बैठा, इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दूसरा पॉइंट आता है इसमें, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। अब देखो इल्तुतमिश ने क्या किया, अपने साम्राज्य को छोटे छोटे भागों में बांट दिया। ठीक है, जिन्हें इक्ता कहा गया, और इसके प्रशासक को क्या कहा गया, इक्तादार कहा गया। ठीक है, इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था। ठीक है, कहाँ का, तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था। अब देखो इल्तुतमिश की राजधानी कहाँ थी, इल्तुतमिश लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय उसकी राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी। ठीक है, लेकिन जब इल्तुतमिश शासक बना तो उसने क्या किया, लाहौर से स्थानांतरित करके राजधानी को दिल्ली ले आया। देखो इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, गुलाम वंश का वो कौन सा शासक था जो लाहौर से अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली ले आया था। कौन लेके आया था, इल्तुतमिश लेके आया था। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। ठीक है, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने खलीफा से क्या की थी, सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। आगे बात करते हैं, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। कुतुब मीनार की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन जो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया वो किसने करवाया,
वो करवाया इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार कहाँ है, ये तो सभी को पता होगा, कुतुब मीनार पड़ता है आपका दिल्ली में। ठीक है, अब देखो इल्तुतमिश ने क्या किया, 40 सरदारों का एक गुट बनाया, एक समूह बनाया। ठीक है, जिसको क्या कहा गया था, तुर्कान ए चहलगानी अथवा चारगान कहा गया। इसने 40 सरदारों का समूह अपने विरोधियों से निपटने के लिए या राजतंत्र में सहयोग के लिए बनाया था। ठीक है, अप्रैल 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। अब इल्तुतमिश के बाद गुलाम वंश का चौथा शासक कौन बना, रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, कब बना, 1236 ईस्वी में। इसमें पहला पॉइंट आता है इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन हुआ, रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज भी एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। ठीक है, और शासन कार्य में इसकी मदद कौन करती थी, इसकी माँ शाह तुर्कान करती थी। आगे बात करते हैं, तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज से परेशान होकर इसे गद्दी से हटा दिया और रजिया सुल्तान को गद्दी पर बिठा दिया। जो रुकनुद्दीन फिरोज था वो एक अयोग्य शासक था। ठीक है, इसके गलत फैसलों ने क्या किया, तुर्की अमीरों को परेशान कर दिया। अब तुर्की अमीरों ने क्या किया, इसे गद्दी से हटा दिया और रजिया सुल्तान को गद्दी पर बिठा दिया। अब बात करते हैं रजिया सुल्तान की। ठीक है, रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रहा। इसमें पहला पॉइंट आता है, यह प्रथम मुस्लिम शासिका थी। ठीक है, जो रजिया सुल्तान थी वह प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। आगे बात करते हैं, रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का त्याग किया। तो रजिया सुल्तान ने गद्दी पर बैठते ही क्या किया, पुरुषों की तरह चोगा और टोपी पहनकर दरबार में जाना शुरू किया। ठीक है, जिससे राज दरबार में कुछ लोग रजिया सुल्तान के विरोध में हो गए। ठीक है, अब देखो जैसे ही इसके विरोध में हो गए तो तुर्की अमीरों ने क्या किया, रजिया सुल्तान को बंदी बना दिया और मुइजुद्दीन बैरम शाह को गद्दी पर बिठा दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं, 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में कैथल के पास हिंदू डाकुओं ने रजिया की हत्या कर दी। आगे बात करते हैं, रजिया सुल्तान के बाद गुलाम वंश का अगला शासक बना मुइजुद्दीन बैरम शाह। ठीक है, और इसका जो शासन काल रहा 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी के बीच। पहला पॉइंट आता है इसमें, मुइजुद्दीन बैरम शाह ने अपने शासनकाल में सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए नाइब का पद बनाया। ठीक है, क्या किया इसने, सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए नाइब का पद बनाया। नाइब के पद पर इसने सर्वप्रथम मलिक इख्तियारुद्दीन को बिठाया। आगे बात करते हैं, मई 1242 ईस्वी में तुर्क सरदारों ने बैरम शाह को बंदी बना लिया और उसे मार डाला। अब देखो बैरम शाह के बाद अगला शासक कौन बना, अलाउद्दीन मसूद शाह, और इसका जो शासन काल रहा 1242 ईस्वी से 1246 ईस्वी के बीच। बैरम शाह के बाद उसका पोता अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, बैरम शाह के बाद कौन बना शासक, अलाउद्दीन मसूद शाह। कब बना, 1242 ईस्वी में। आगे बात करते हैं, बलवंत ने षड्यंत्र रचकर 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। बलवन कौन था, बलवन इल्तुतमिश का गुलाम था और इसने क्या किया, षड्यंत्र रचा और 1246 ईस्वी में क्या किया, इसने अलाउद्दीन मसूद को सुल्तान के पद से हटा दिया और नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। आगे बात करते हैं, को अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद कौन बना शासक, नसीरुद्दीन महमूद, और इसका जो शासन काल रहा 1246 ईस्वी से 1266 ईस्वी। इसमें पहला पॉइंट आता है, नसीरुद्दीन महमूद ऐसा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन का निर्वाह करता था। 1249 ईस्वी में बलवन ने नसीरुद्दीन महमूद का विवाह अपनी पुत्री से कर दिया था। ठीक है, कब किया, 1249 ईस्वी में बलवन ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह किससे किया, नसीरुद्दीन महमूद से कर दिया। आगे बात करते हैं, बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और जो इल्तुतमिश का गुलाम था। जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो बलवन था वो किसका गुलाम था, इल्तुतमिश का गुलाम था। 1246 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद की अकस्मात मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखो नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन बलवन दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इसका जो शासन काल रहा 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक। गयासुद्दीन बलवन 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। आगे बात करते हैं, गयासुद्दीन बलवन वीर योद्धा था। वह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल हुआ। अब देखो मंगोल कहाँ की जनजाति थी, मंगोल मध्य एशिया की एक जनजाति थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, बलवन ने इल्तुतमिश द्वारा 40 तुर्की सरदारों के दल, जिसको क्या कहते थे, तुर्कान ए चहलगानी या
चारगान कहते थे उसको खत्म कर दिया था। 40 तुर्की सरदारों का समूह किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। क्यों बनाया था? अपने विरोधियों से निपटने के लिए बनाया था। लेकिन बलबन ने क्या कर दिया? इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए 40 तुर्की सरदारों का दल समाप्त कर दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। ठीक है, लौह एवं रक्त की नीति क्या होती है? तलवार के दम पे शासन करने की नीति। ठीक है, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि शासन व्यवस्था में जो भी बाधक व्यक्ति होगा उसकी हत्या की जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें। गयासुद्दीन बलबन के दरबार में प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन भी थे। जो गयासुद्दीन बलबन था उसके दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन भी थे। अगला पॉइंट आता है इसमें 1286 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में क्या हो गया? बलबन की मृत्यु हो गई। अब देखो, गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु के बाद 1287 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? कैकुबाद बैठा। दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही कैकुबाद ने क्या किया? एक गैर तुर्क सरदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को क्या किया? अपना सेनापति बना दिया। कैकुबाद को लखवा मारने के कारण तुर्क सरदारों ने उसके 3 वर्षीय पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स को गद्दी पर बिठा दिया। अब देखो, प्राचीन समय में क्या होता था कि राजा का बेटा ही राजा के पद पर बैठेगा। तो इसी क्रम में क्या किया? कैकुबाद को लखवा मार गया। तो इस वजह से जो तुर्क सरदार थे उन्होंने क्या कर दिया? उसके पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स को गद्दी पर बिठा दिया। ठीक है, अब देखो शमसुद्दीन क्यूमर्स के बारे में जान लेते हैं। शमसुद्दीन क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, जो शमसुद्दीन क्यूमर्स था वो गुलाम वंश का अंतिम शासक था और ये 3 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया? शमसुद्दीन क्यूमर्स को मार दिया और गुलाम वंश का अंत कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी कौन था? कैकुबाद का सेनापति था। ठीक है, जिसको कैकुबाद ने अपना सेनापति बनाया था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया? 1290 ईस्वी में शमसुद्दीन क्यूमर्स को मारा और गुलाम वंश का अंत कर दिया। ठीक है, और इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया? खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक है, वो हम अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे। देखो, आज हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा और इसमें से हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिए थे। फिर भी बहुत सारे पॉइंट छूटे हुए हैं जिनको हम विस्तार से अगली वाली वीडियो में कवर करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं लगातार ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।